डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। प्रिय व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक यानी DSIBs। आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों यानी DSIBs की सूची में बनाए रखा है। इस वर्ष की सूची के लिए भी 2020 की DSIBs श्रेणी संरचना मानकों का उपयोग किया गया है। आइए जानते हैं कि ये घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक यानी DSIBs क्या है। कुछ बैंक अपने आकार, परिचालन गतिविधियों, कार्यान्वयन संबंधी जटिलता, प्रतिस्थापन विकल्प न होने और परस्पर जुड़ाव के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये बैंक अपनी प्रणालीगत विशेषताओं के कारण इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आसानी से विफल नहीं हो सकते हैं। ऐसे बैंकों को ही घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक यानी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स कहा जाता है। आमतौर पर जिन बैंकों की कुल संपत्ति सकल घरेलू उत्पाद के 2% से अधिक होती है, उन्हें इस समूह का हिस्सा माना जाता है। RBI ने वर्ष 2014 में DSIB से संबंधित फ्रेमवर्क जारी किया था। आइए जानते हैं कि बैंकों को DSIBs का दर्जा कैसे मिलता है। RBI के DSIB से संबंधित फ्रेमवर्क के अनुसार घरेलू बैंकों को उनके प्रणालीगत महत्वपूर्ण स्कोर यानी सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस स्कोर के आधार पर DSIBs के रूप में नामित किया जाता है। इस स्कोर के मूल्यांकन के लिए बैंक का आकार, परस्पर संबंध, प्रतिस्थापन की स्थिति और कार्यकारी जटिलता जैसे संकेतकों का उपयोग किया जाता है। DSIBs से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी जोखिम भारित संपत्तियों यानी RWAs के 0.20% से 0.80% के बीच अतिरिक्त साझा इक्विटी टियर 1 यानी CET1 पूंजी आवश्यकता को बनाए रखें। बैंकों को इस अतिरिक्त CET1 पूंजी आवश्यकता के आधार पर 5 समूहों या बकेट में रखा जाता है। आइए नजर डालते हैं प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक यानी SIBs की पृष्ठभूमि पर। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति यानी BSBS ने अक्टूबर 2012 में DSIB से संबंधित अपने फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया था। भारत में रिजर्व बैंक द्वारा DSIBs की शुरुआत GSIBs फ्रेमवर्क के तर्ज पर की गई है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी FSB द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति यानी BCBS और अन्य राष्ट्रीय प्राधिकरणों से परामर्श के बाद वर्ष 2011 से वैश्विक प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक यानी GSIBs की पहचान की जा रही है। आइए जानते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। साझा इक्विटी टियर 1 यानी कॉमन इक्विटी टियर 1 वह पूंजी है जिसके मार्फत किसी भी जोखिम का प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है। जोखिम भारित संपत्तियों के सापेक्ष 0.60% अतिरिक्त CET1 पूंजी आवश्यकता के साथ भारतीय स्टेट बैंक तीसरे समूह या बकेट में शामिल है, जबकि जोखिम भारित संपत्तियों के सापेक्ष 0.20% अतिरिक्त CET1 पूंजी आवश्यकता के साथ ICICI बैंक और HDFC बैंक पहले समूह या बकेट में शामिल हैं। बता दें कि 5वें, चौथे और दूसरे समूह या बकेट में कोई भी बैंक शामिल नहीं है। DSIBs पर केंद्रीय बैंक का वर्तमान अपडेट 31 मार्च 2021 तक बैंकों से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है। आइए अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वर्ष 2014 में DSIB से संबंधित फ्रेमवर्क को वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा जारी किया गया था।
कथन 2, DSIB से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी जोखिम भारित संपत्तियों यानी RWAs के 2.0% से 8.0% के बीच अतिरिक्त साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी आवश्यकता को बनाए रखें। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।